प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद नईम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने एक वसी कार्रवाई शुरू कर दी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत के मुतालिक मुख्तलिफ एक्शंस लिए गए हैं, चाहे वो अरेस्ट वारंट जारी करना हो, चाहे वो इंक्वायरी की इब्तदा करना हो। लेकिन साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लीडरान को भी तलब कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब को एक लिकर लाइसेंस के केस में भी तलब कर लिया गया है। अब इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तजारत भी रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब, जो बात की जा रही थी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का एक गैर जानबदाराना किस्म का किरदार है और ये हिज़्ब इख्तिलाफ के हल्के खसूसी तौर पे कह रहे थे, अब जबकि पीटीआई पंजाब के सीएम को बुला लिया गया है, पंजाब गवर्नमेंट के सीएम को बुला लिया गया है, क्या ये बयानिया कुछ तब्दील हो गया है? क्या राय रखते हैं सर? एक तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जो तरीक़ेकार है, इस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के बाद अब ये थेरी नहीं रही या ये राय नहीं रही, ये बड़ा वाजे है। जिस तरह ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस हफ्ते अपने एक प्रेस रिलीज में कहा कि ये जो इदारा है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए और यकतरफा इस्तेमाल हुआ है। यही बात सुप्रीम कोर्ट में मकबूल बाकर केस ने जो फयासाद रफीक की जजमेंट लिखी, उसमें भी वही बात कही है जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने कही है। वही बात जो है वो वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री हेड अभी जो जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जी यहाँ तो जब तक मफामत नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन वजीर आला पंजाब को नोटिस चले, नोटिस तो केपी के वजीर आला को भी गए हैं, 2-3 और लोगों को भी गए हैं। लेकिन जो सबसे अहम मिसाल मैं आपको दूंगा कि पंजाब के एक वजीर को नोटिस गए, वो नैब की हिरासत में भी रहे, लेकिन आज वो सीनियर वजीर है और उनकी वजारतों में से एक वजारत खुराक है, जिसके नाक के नीचे से बकौल वजीर फूड सिक्योरिटी 60 लाख टन गंदम गायब हो गई है, उन्हें पता नहीं कहाँ गई है। तो यहाँ तो ये ऐसे मामलात हैं। तो अगर वजीर आला पंजाब को एक नोटिस चला भी गया है, असल इशू तो गिरफ्तारी है ना जी, के अभी केस शुरू नहीं हुआ तो आपने इंजीनियर कमरुल इस्लाम को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, शाहिद खान अब्बासी को, एहसन इकबाल को, साद रफीक को, सलमान रफीक को, मिफ्ता इस्माइल को, इन लोगों को पहली स्टेज पर ही गिरफ्तार करके 6-6, 8-8 महीने जेल में फेंका और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, उन्होंने बड़ी तफसीली जजमेंट्स में नैब का जो केस है उसको डिमोलिश किया, उसको गिराया नीचे कि भाई इनके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। तो यहाँ जो इशू है कि नैब की जो पावर है गिरफ्तार करने की चेयरमैन की, वो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, वो सिर्फ अपोजिशन को टॉर्चर करने के लिए, उनको हुकूमत खानों में रखने के लिए इस्तेमाल हुई है। तो अगर नोटिस चला भी गया है तो ये कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। इशू तो गिरफ्तारी का और जो नैब के हुकूमत खाने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने भुगते हैं, हमारे दूसरे ख्वाजा साद रफीक ने भुगते हैं इतने महीने। वहां इशू है ना जी, अगर आपने असूल एक तय कर लें कि अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही आपने किसी को पकड़कर जेल में डालना है तो फिर वजीर आला पंजाब को भी इस वक्त नैब की हिरासत में होना चाहिए और वो भी 6 महीने रहे, अपनी इंतजार करते रहे कि मेरी अच्छा खुर्रम साहब, मैं जरा एप्लीकेशन ऑफ लॉ है वो बराबर होनी चाहिए हर एक के लिए। ठीक, खुर्रम साहब, मैं शिराजी साहब की भी ज़रा उनका भी सवाल शामिल करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये भी आपसे पूछ लूँ सर कि एपीसी में क्या लाहे अमल तय किया है मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप ने? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कोई प्लान फिलहाल इवॉल्व हुआ है सर? जी, एपीसी का एजेंडा इस वक्त तैयार हो रहा है और बहुत जल्द एपीसी में मुझे उम्मीद है कि अगले 10-12 दिन में वो मुनक्कद की जाएगी। मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह उसकी मेज़बानी करेगी और उसमें यही होगा कि जो अपोजिशन है वो पार्लियामान और पार्लियामान से बाहर इस हुकूमत की मज़ामत करेगी। पहली स्टेज में हम अभी तक तो ख्याल यही है, अभी फाइनल करना है लीडरान ने कि मुल्क के 4 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में जलसे किए जाएं और ये जो
इस हुकूमत ने मुआशी पॉलिसी में और खारजा पॉलिसी में, वफाकियत की पॉलिसी में जो पाकिस्तान को तबाह किया है और एक मल्टी डायमेंशनल कैटास्ट्रफी है, एक हमाजहती इन्हदाम है जिसका हमें सामना है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन इशू जिसकी तरफ हम तमाम अपोजिशन जाना चाहती है वो ये है कि अगले चंद माह में साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात की तरफ हम जाना चाहते हैं, जिसमें जोर मुदाखलत से पाक होने पर है कि 2018 का रिपीट नहीं चाहिए। इमरान हुकूमत को गिराना उससे कोई मकसद हल नहीं होगा, मकसद तो आइन की हुक्मरानी कायम करना है। लेकिन खुर्रम साहब, एक तो ये कि जो मुदाखलत से पाक इंतखाबात हैं इसको मेक श्योर कैसे किया जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन साथ में मैं ये भी सर जानना चाहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो हमें लगता है कि इनिशियली इस एंटी गवर्नमेंट तहरीक के सबसे बड़े मुहर्रिक हैं, इससे पहले भी बड़े दिल बर्दाश्ता हुए थे जब उन्होंने धरना दिया था और उनको लगा कि जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं वो साथ छोड़ गई। अब तो फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट के अंदर उनके छोटे भाई अताउर रहमान ने खड़े होकर कह दिया कि जी हमें इन पे एतबार नहीं है, ना तो पीपल्स पार्टी पे और ना ही नून लीग पे, ये बिल्कुल भी सिंसियर नहीं और कहीं ना कहीं मैनेज हो जाते हैं। तो कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि इवन शहबाज शरीफ साहब ने जो अभी हालिया मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब से या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी से, वो भी लंदन से बड़े मियाँ साहब ने कहा है तो कहीं राजी हो, वरना रिलेक्टेंट थे। तो सर कितना हम इस बात पे यकीन करें कि जब इस बार को मूवमेंट चलेगी तो बड़ी तगड़ी होगी और उसको नून लीग लीड भी करती हुई नजर आएगी? देखिए, जो 2 हफ्ते पहले ईद से बिल्कुल पहले जो 2 फैक्टर रिलेटेड कवानीन पार्लियामान ने पास किए, उसमें JUIF को दुरुस्त तौर पर ये शिकायत थी कि उसमें जो मुज़ाकरात हुए उसमें उन्हें शामिल होना चाहिए था। वो जो स्पीकर की कमेटी है उसमें शामिल हैं, लेकिन एक गैर रस्मी कमेटी मिली थी स्पीकर के घर पर, उस पे उनको नहीं बुलाया गया था। तो इस दफा अभी जो इस हफ्ते नेगोशिएशंस हुई हैं, हमने पूरी कोशिश की, पहले हमने उनकी बात भी सुनी मौलाना हजरात की, मैं भी उस मीटिंग में शामिल था, और हमने पूरी कोशिश की कि इस दफा उनको तमाम मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया हमने अल्लाह के करम से, और वो गलत फहमी बहुत हद तक दूर हो गई है। अब उनकी शिकायत जो है जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो स्पीकर कौमी असम्बली से है कि वो मुस्तकिल तौर पे उनके जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं मौलाना असद, उनको माइक देने से स्पीकर साहब एतराज कर रहे हैं, उनको नहीं दे रहे, उनका हक राय दही, जो हक राय दही है पार्लियामान में, वो इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। उसके ऊपर उनको दुरुस्त तौर पे अब एक, और हम भी उनको इस मामले में सपोर्ट किया भी है और इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। वो एक वक्ती तौर पे इशू उठा था, उसको हमने रिजॉल्व कर लिया है। और फिर कहूंगा कि असल मकसद जो है, जो कि आसान नहीं होगा कि एक मुदाखलत से पाक इंतखाबात तक हम पहुंचे। 2018 का रिपीट हमें नहीं चाहिए। अवाम की जो राय है वो बगैर किसी मुदाखलत के बैलेट बॉक्स तक पहुंचनी चाहिए और उसके नतीजे में हुकूमत बननी चाहिए। अच्छा खुर्रम साहब, आपकी जमात के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब ने 1-2 हफ्ते पहले कहा कि एक पंजाब बचाओ मुहिम भी चलाई जाएगी, तो वो अंजाम तक पहुंच सका सर, या उस पर मजीद कोई कार्रवाई होगी, या अब इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया है पंजाब बचाओ मुहिम के हवाले से? उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वहाँ जहाँ मीडिया ने कराची के फ्लड्स तो उन्हें नजर आए हैं, क्योंकि वहाँ एक ऑपोजिशन जमात की सिंध में हुकूमत है, लेकिन पंजाब में भी जो बिल्कुल इन्हदाम हुआ है गवर्नेंस का, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो बहुत भयानक है। जब मैं गुजरांवाला से आपसे बात कर रहा हूँ अपने शहर से, तो यहाँ हमने पिछले 2 साल में एक नई ईंट लगती हुई नहीं देखी। और ये हुकूमत का वाहिद जो काम है वो सिर्फ ये है कि इसके जो ज़ोमा हैं या लोकल लोग हैं, उनके कहने पर SHO तो बहुत तेजी से ट्रांसफर हो रहे हैं, पटवारी ट्रांसफर हो रहे हैं, DC और SP ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन अवाम की जो खिदमत है, सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि वो दवाइयाँ और टेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला में हम मुफ्त कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के दौर में, अब उन हरे के ऊपर पैसे हैं, और जब लोग उन अस्पतालों से बाहर आते हैं तो ऑलरेडी इस हुकूमत की पॉलिसी की वजह से दवाइयाँ 300% महंगी हो चुकी हैं कम अज कम, और अवाम जो है वो बिल बना रहे हैं। तो यहाँ जो ये जो लोकल कलैप्स है, हम फॉरेन पॉलिसी पे तो बात करते हैं, हम इकोनॉमिक पॉलिसी पे फेडरेशन की बात, लेकिन जो एक सूबे के अंदर कलैप्स है उसके ऊपर कम गुफ्तगू होती है। इसीलिए पंजाब बचाओ मुहिम अभी इंशाल्लाह जैसी APC के साथ साथ वो भी चलेगी, बिकॉज यहाँ के लोग और हमारे जो वोटर्स हैं, जिनकी बहुत बड़ी तादाद इस इलाके में मौजूद है,
वो परेशान है कि हुकूमत ने उनको डिलीवर करना बंद कर दिया है। और ये जो कहते थे कि जी साफ चली शफाफ चली, पाकिस्तान में करप्शन के हाईएस्ट रेट्स हमने इस दौर में देखे हैं। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो इस साफ और शफाफ दौर में पाकिस्तान 3 डिग्री नीचे आ गया है, 117 से 120 हो गया, करप्शन खराब तर हो गई है। लेकिन खुर्रम साहब, एक तरफ तो आप नैब के किरदार के हवाले से सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपने ह्यूमन राइट्स वॉच की जैसे रिपोर्ट का जिक्र किया, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई के केस में। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब का बयान आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि अगर नैब कवानीन में अमेंडमेंट के हवाले से कोई हुकूमत इनिशिएटिव लेगी तो वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो सर, ये बड़ी अजीब बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब उसके उन लामहदूद इख्तियारात को कर्टेल करने की कोशिश होने जा रही है तो आप कह रहे हैं कि आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। शराजी साहब, कोशिश नहीं हो रही ना। हुकूमत 2 साल से नैब खेल रही है अपोजिशन के साथ। मुझे खुद याद है कि हुकूमत बनने के 1 महीने बाद से ही ये गुफ्तगू शुरू हो गई थी, जो वक्तन फवक्तन ऑन हुई। अभी फरवरी में इस पे बहुत हमें यूं लगा कि संजीदा पेशरफ्त है, लेकिन हुकूमत का इंस्टिंक्ट जो है, जो जबिल्लत है, वो आमिराना है, और उनके हाथ में चूंकि ये एक आमिराना हथियार है, वो इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो सिर्फ गुफ्तगू करते हैं। तो हम ये मुतालबा जारी रखेंगे कि नैब को खत्म किया जाए, लेकिन अब हुकूमत के साथ निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा मुतालबा जारी रहेगा, क्योंकि इस मुतालबे में आपने दुरुस्त कहा कि सिर्फ अपोजिशन की राय नहीं है, अब ये ह्यूमन राइट्स वॉच की राय है, ये सुप्रीम कोर्ट की राय है, ये तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी राय है। अब ये राय जो है ये गहरी और रासिक होती जा रही है, और हम ये मुतालबा करते रहेंगे। हुकूमत से इस मामले पे हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा खुर्रम साहब, जब आप नेगोशिएशन की बात करते हैं तो क्या ये बाकी कानून साजी तक भी एक्सटेंड करेंगे इस चीज़ को कि जब हुकूमत वक्त कोई लेजिस्लेशन पास करना चाहे या सूबाई सतह पे कोई इस तरह की कानून साजी हो सके, तो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं क्या वो चाहेंगे कि मुस्बत लेजिस्लेशन हो सके या लेजिस्लेटिव डिस्कशन की जो कार्रवाई है वो जारी रहे? जी, लेजिस्लेशन पे डिस्कशन जारी रहेगी। ये हमें अवाम ने ये जिम्मेदारी दी हुई है। जहां तो हुकूमत कानून को पाकिस्तानियों के आईनी हकूक को कुचलने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, उसकी हम मज़ामत की है और करते रहेंगे। ईद से पहले जो बिल्स आए थे उनमें एक एंटी टेररिस्ट एक्ट में अमेंडमेंट थी जो बड़ी भयानक थी। उसमें एक नया सेक्शन ऐड किया जा रहा था जिसमें पाकिस्तानियों को 180 दिन के लिए बगैर कोई वजह बताए उनको कैद किया जा सकता था, उनको अदालत में इन कैमरा लाने का प्रोग्राम था। और ये सारी अथॉरिटी जो है वो सिर्फ एक सेक्रेटरी इंटीरियर को हासिल थी, और उसका रिव्यू भी जुडिशल नहीं था। तो एग्जीक्यूटिव के लोग थे जिसमें हसास एजेंसियों के नुमाइंदे भी शामिल थे। ये कानून में लिखा हुआ था। तो हमने उसकी मजामत की, सख्त तरीन मजामत की, और उस मजामत के नतीजे में वो कानून जो है वो विड्रॉ हो गया। वो फिर पार्लियामान में पैसेज के लिए नहीं आया। दूसरा, इस हफ्ते जो कि मैं खुद इसका आईनी शाहिद हूं कि ये जो अभी बिल पास हुआ है जॉइंट सेशन में, इसमें जो 23 सफ़े की तरमीम थी वो अपोजिशन की तरफ से आई थी। हमने उनसे निगोशिएट किया भी आप इस तरह जो है वो हुकूमत को कादिरुल मुतलक नाउजुबिल्लाह नहीं बना सकते कि जिसको चाहे पकड़ के डाल दें, जिसके चाहे कार्रवाई शुरू कर दें। आपको इसमें कहीं ना कहीं जुडिशल ओवरसाइट भी रखनी है, आपने पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी रखनी है, और जो पाकिस्तानियों के आईनी हकूक हैं उनको यकीनी बनाने का इंतजाम भी करना है, जिसके नतीजे में बहुत ही एक्सटेंसिव अमेंडमेंट्स जो हैं वो अभी परसों शाम को हुई जब जॉइंट सेशन में, और वो सब की सब अपोजिशन की वजह से थी कि हम पाकिस्तान के अवाम के आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया, और ये अपोजिशन की कामयाबी है। बिल्कुल ठीक, इसी पे ही वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे साबिक़ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब से गुफ्तगू जारी है। खुर्रम साहब, आपने अभी एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता उठाया कि APC का एक मकसद ये होगा कि इंतखाबात शफाफ हों और मुदाखलत से पाक हों। तो सर, आपकी जमात का एक बयानिया था 1-2 साल पहले कि एक वाइट पेपर आप वाज़े करेंगे, उस पर एक प्राइवेट तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद जो दलाइल हैं वो अवाम के सामने रखे जाएंगे
जो तमाम अनासर देखने को मिले उस दिन इंतखाब के दिन और जो मुख्तलिफ प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ थी उनको भी पब्लिक किया जाएगा और फिर उसके नतीजे में इस्लाहात किए जाएंगे। उस वाइट पेपर पे सर कोई कार्रवाई हुई है, या अगर आप मुदाखलत से पाक इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो उस हवाले से एक पॉलिसी डिस्कशन क्या रही है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के आपस में? ये पॉलिसी डिस्कशन हसास नौयत की है, क्योंकि देखिए ये कम नोटिस किया गया कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इंतखाबी कवानीन में इस्लाहात की गई कि जितने भी इंतखाबी कवानीन हैं उनको यकजा करके एक इलेक्शंस एक्ट जो है वो 2017 में पार्लियामान ने दोनों हाउसेस ने पास किया, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन को मजीद खुद मुख्तारी दी गई और बहुत सारे जो प्रोसीजरल इश्यूज थे उनको हल कर दिया गया। उसके बावजूद 2018 में अवाम का मैंडेट चोरी हुआ। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कवानीन में नहीं है, प्रॉब्लम एक मखसूस इदारे की पाकिस्तान की सियासी मामलात में मदाखलत है। और इलेक्शन कमीशन ने एक खत के जरिए, शायद शिराजी साहब को याद हो, अपनी जिम्मेदारी को उनके ऊपर डाल दिया था और अपनी जिम्मेदारी से फरार हासिल किया था कि हमने ये देखा कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उन वहां इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल या मुकामी इंतजामिया का कंट्रोल नहीं था। अब ये ऐसी बात है जो कानून से दुरुस्त होने वाली नहीं है। इसके लिए एक डिस्कशन चाहिए और उस डिस्कशन तक पहुंचने के लिए ऑपोजिशन जो है वो अभी चंद हफ्तों में पार्लियामान और पार्लियामान से बाहर जो है वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे कि अवाम को बताया जा सके कि ये कौन से इशूज हैं जिसकी वजह से आज आटा जो है वो 70 रुपए किलो है, या चीनी जो है वो तमाम रिपोर्टों और फॉरेंसिक कमीशन के बावजूद सस्ती होने की बजाय 105 रुपए किलो हो गई है, और घी जो है वो 250 रुपए किलो है। तो ये जो भयानक मामलात हैं, फॉरेन पॉलिसी में भी कश्मीर के ऊपर जिस तरह हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी मफलूज रही है पूरा एक साल, इसकी वजह यही है कि ये हुकूमत जो है ये अवाम की राय से और अवाम की उमंगों की अक्कासी नहीं करती। ये एक समझे फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है जिसमें मुख्तलिफ हिस्सों को इकट्ठा करके सर आपको सर इंटरप्ट कर रहा हूँ। उस राब्ता मुहिम से पहले सर जो वाइट पेपर की बात हुई थी उसको पब्लिक किया जाएगा ताकि अवाम आगाह तो हो सके कि क्या कुछ हुआ था? जी, उसको आगाह किया जाएगा। और अभी जो जिस तरह मैंने कहा ये जो चूंकि हसास नौयत की है कि ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत है ये तो एक कठपुतली फसाड है। इसको गिरा देने से जो लॉन्ग टर्म इशूज जिसकी जो ऑपोजिशन का जो हदफ है वो हल नहीं होता ना। कि अगर इसी ऐवान में से इमरान खान साहब हट जाते हैं और कोई और साहब बन जाते हैं या खातून बन जाती हैं, उससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता। कि हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो अवाम की, जिसकी जड़ें बराह रास्त अवाम के अंदर हों और वो अवाम के जो मामलात हैं उनमें बोल्डली वो फैसले कर सके जो ये हुकूमत करने में कासिर रही है। इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इतने भयानक हैं कि 15 लाख मजदूर, हफीज पाशा साहब की कैलकुलेशन है कि बेरोजगार हो चुके हैं। और रफली इस हुकूमत के पिछले 2 सालों में 3 करोड़ पाकिस्तानी कम अज कम जो हैं वो खते गुर्बत से मजीद नीचे गए हैं। 31.3% रेट था पॉवर्टी का जब हमारी हुकूमत खत्म हुई। आज वो कह रहे हैं कि जी 45% खते गुर्बत से नीचे पाकिस्तानी है। तो 3 करोड़ पाकिस्तानी मजीद खते गुर्बत की। जी खुर्रम साहब, आप यकीनन जो स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं मुमकिन है वो दुरुस्त हों, लेकिन बात तो सर वही है कि आपकी हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक इस इलेक्शन को लेके शुरू हुई थी और कहा गया था कि मैंडेट चुराया गया। तो मेरा ख्याल में 5 सालों में उस तरह की कोई कानून साजी नहीं हो सकी कि उन लोप होल्स को बेहतरीन अंदाज में प्लग इन किया जाता। अब आप दोबारा फरमा रहे हैं कि मुदाखलत से पाक होने चाहिए। तो सर सरहद के उस पार भारत में तो मरहलावार इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू उठाया जाता है कि पुलिस के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इलेक्शन डे के ऊपर सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर अंदाज में निभा सके, और यही वजह है कि जिस इदारे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनको बुलाना पड़ता है। तो सर इस हवाले से जब तक आपको अरेंजमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरह की मुदाखलत से पाक इलेक्शन की उम्मीद कर बैठे हैं, उसको कैसे मेक श्योर करेंगे? तो उस हवाले से कोई आपकी सोच है या कोई ऐसा कोई तब्दीली लेके आ रहे हैं कि जिसके नतीजे में आप समझें कि जिस इदारे का आप नहीं रहे उसको बिल्कुल इस प्रोसेस से दूर रखा जाए?
जी, एक तो फिर मैं बड़ी आजिज़ी से अर्ज़ करूँगा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती कि बहुत बड़ी, और उसमें तमाम पार्टियों की मुशावरत और उनकी मर्ज़ी शामिल थी कि वो बिल पास हुआ और तरामीम हुई, इस्लाहात हुई। वो भी भूल गया, ये भी भूल गए कि जो धरना हुआ था 2014 में, उसके नतीजे में एक बहुत लंबा प्रोसेस हुआ जुडिशल कमीशन का, सही। जिसने बिलाखिर कहा कि 2013 के इंतखाबात में कोई सिस्टमैटिक रिगिंग नहीं नहीं हुई थी। और सिर्फ नहीं थी। लोकल इरेगुलरिटीज थी। ये तो एक प्रोसेस हुए ना जी, वो सारे प्रोसेस हुए। यहाँ इशू ये है कि ना सिर्फ जो है जो मैं अगर लंबा हदफ बता सकूं कि ना सिर्फ इंतखाबात में बल्कि इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत के मामलात में भी अब जिस तरह एक बहुत ही ब्लेटेंट हम देख रहे हैं कि ये एक हाइब्रिड मॉडल बन गया है और हाइब्रिड पार्टनरशिप बन गई है। तो वो उसको भी हमने अवाम की और जमहूर की जो रजा है, मंशा है, उसके जरिए वो बैलेंस भी दुरुस्त करना है। लेकिन पहले यही मकसद है कि इंतखाबात तक हम पहुंचे और फिर ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा कि पाकिस्तान में जो आइन कहता है कि हाकमियत आला मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगी, जो कि आज नहीं है एम्फेटिकली, वो उस ख्वाब तक हम पहुंच सके। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। इसी पर वक्फा लेंगे, अगले हिस्से में बात करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की वसी कार्रवाई की। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। जैसे पहले बात हो रही थी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की एक वसी कार्रवाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को भी तलब कर लिया है एक लिकर लाइसेंस की गैर कानूनी एलोकेशन के सिलसिले में। साथ में हुकूमत वक्त के जो अहम इत्तेहादी हैं पंजाब में, मुस्लिम लीग काफ के लीडरान को भी तलब कर लिया है और नवाज़ लीग, जिनके गिर्द पहले से ही ये कानून काफ़ी ज़्यादा तंग देखने को मिल रहा था, उनके भी लीडरान के खिलाफ या तो अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं, इंडाइटमेंट्स की तरफ मामला बढ़ रहे हैं, या उनके हवाले से फ्रेश रेफरेंसेस को शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ हैं इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब, आप हमसे बेहतर जानते हैं सर, ह्यूमन राइट्स वॉच की भी रिपोर्ट आई है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के जो कुछ अब्यूसेस हैं उनको कम करना चाहिए, इस्लाहात की तरफ बढ़ना चाहिए, और अदालत उज़्मा का जो गुज़िश्ता हफ्तों एक फ़ैसला आया है उसका भी हवाला दिया। तो ये जो बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है सर नैब पे कि इसको गैर जानिबदाराना होना चाहिए और एक सियासी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस बयानिए में वज़न है आपके करीब, किस तरह देखते हैं? देखें, बात यह है कि जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, चेयरमैन नैब हैज़ टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि किसी भी पार्टी को ये एक मौका नहीं देना चाहिए कि कहीं विक्टिमाइजेशन हो रही है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ही मस्ट कंटिन्यू विद द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी। एक तो ये बहुत ज़रूरी बात है। पीछे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, आई स्टिल फील कि देखें, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में एक एप्लीकेशन थी ख्वाजा साद रफ़ीक की, और वो थी बेल एप्लीकेशन। बेल एप्लीकेशन के अंदर जब एक अभी केस प्रोसेस हो रहा होता है और उसको एक डिटेंशन में होता है या बेल नहीं होती है, उस वक्त एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। एट टाइम वो कंप्लीट होती हैं, एट टाइम वो भी नहीं होती हैं, और उसके बाद बेल एप्लीकेशन जा जाती है। फिर नए प्रोसिक्यूटर जाते हैं और जाके वो वजह बताते हैं कि वाई वी नीड द एक्यूज को और चाहिए, और अभी हम कलेक्शन और मटेरियल कर रहे हैं। बेसिकली नैब को ये चाहिए कि पहले सारी इंक्वायरी के वक्त एक्शन प्रोसिक्यूशन जो होती है वो एक्शनेबल एविडेंस पहले से ले लेनी चाहिए, ताकि जब आप एक्यूज को अरेस्ट करें तो उसके बाद आप में सफिशिएंट एविडेंस हो और आप उसको चाहे आप इन्वेस्टिगेशन में ले जाएं या आप उसमें ले जाएं, रेफरेंस फाइल कर दें, और या बेल के लिए भी अप्लाई तो सफिशिएंट रीजन कि वो बेल कैंसिल हो जाए। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देखे, आई स्टिल फील
एक में बहुत ज़्यादा हार्श लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल कर दी। वजह ये कि एक किस्म का उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक की फेवर में सारा फैसला सुना दिया। अब होगा ये कि जब आप ये बताएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसला दे रहे तो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट अदारा है। देखिए नैब इस वक्त नैब 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 सब कर रहे हैं, हर एक नैब की बुराई कर रहा है, मीन्स कि नैब कहीं ना कहीं करप्ट लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है। वी मस्ट अंडरस्टैंड ये रीज़न है। आपने इतने हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल किए, आपने उसमें जो डिसीजन दे दिया। अब अकाउंटेबिलिटी के जज जब रेफरेंस लेके जाएगा तो उसकी क्या जरूरत होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले के खिलाफ हो वहाँ पर, या उनको कन्विक्ट कर दे या कुछ सजा दे दे। आई थिंक देयर इज़ अ बिग वाइड गैप बिटवीन नैब एंड सुप्रीम कोर्ट। ये चीज़ें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए था कि नैब को, सुप्रीम कोर्ट को और साथ गवर्नमेंट बैठ के एक लायामल बनाते जो नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए कि लूटा हुआ पैसा में ज़रूर चाहिए, जिसने करप्शन की है उससे ज़रूर लें, लेकिन जिसने करप्शन नहीं है उसके खिलाफ अननेसेसरी विक्टिमाइजेशन भी ना करें। एक तो ये है। नंबर 2 ये है कि आप ये साथ ही साथ ये भी आप देखें कि आपको करना क्या चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन दे दिया कि 3 महीने के अंदर, आई थिंक 30 डेज हैं या 3 महीने हैं, कि रेफरेंस फाइल होने के बाद केस का डिसीजन होगा। दैट इज़ वेरी गुड। द ओनली इशू इज़ कि नैब विल हैव टू इम्प्रूव देयर कैपेसिटी। जो प्रोसिक्यूशन इनकी है वो बहुत वीक है। एक तरफ आप देखें तसाद ऐसे होते हैं, ये ख्वाजा हारिस होते हैं, डिफेंस के लॉयर्स 10 उनके तरफ वकील होते हैं जो रेफरेंस लेके खड़े होते हैं। एक तरफ प्रोसिक्यूटर 1 लाख सैलरी का, फिर उसका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता, वो खड़ा होता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस। अगर बिलियंस ऑफ रुपीस का केस है तो दे नो हम चेयरमैन नैब इज ऑथराइज्ड टू हायर एनी टॉप लॉयर, एनी टेक्नोक्रेट टू रन द केस इन प्रोसिक्यूशन एंड गिव हिम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर ये फर्क ब्रिगेडियर साहब, लेकिन ये लोग तो अपनी मर्जी से अपनी खुशी से जॉब लेते हैं ना। अब ये डिफरेंस अगर हम लें कि लाखों रुपए फीस लेने के वाले के मुकाबले में 1 लाख का एम्प्लॉय कैसे डिफेंड कर पाएगा सर। लेकिन यहाँ तो सुप्रीम अदालत ने ये भी सवाल उठाए कि इंजीनियरिंग की डिग्री एक शख्स की और वो डीजी के पोस्ट पे बैठ के नैब के अंदर काम कर रहा है तो कोई रेलेवेंस नहीं बनती। और फिर साथ में ये भी तो है ना सर कि एक केस के अंदर 20 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती है और उसके बाद उसको कहा जाता है कि एविडेंस हमारे पास नहीं आई, और दूसरे में एक सिंपल दरखास्त आती है कहीं से और उस शख्स को गिरफ्तार करके तो 8 महीने के लिए 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और जब जाती है दरखास्त जमानत के लिए तो वहाँ पे नैब ये कहता है कि जी हमें और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वक्त चाहिए, रेफरेंस के लिए भी और वक्त चाहिए। तो सर कंडक्ट ऐसा है कि जिसकी बुनियाद पे न सिर्फ मुल्क की आला तरीन अदलिया बल्कि बैरून मुल्क से अब आलमी तंजीमें भी सवाल उठा रही हैं कि कहीं ना कहीं लगता है कि इस इदारे को पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और माजी में आप भी सर रहे हैं, कहा जाता है कि जो हुदैबिया पेपर मिल्स केस था शरीफ फैमिली के खिलाफ, मुशर्रफ दौर में जब चला था, बाद में जब पनामा की इन्वेस्टिगेशन हुई उसके अंदर भी ये कहा गया तो उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। कन्फेशनल स्टेटमेंट पढ़ी है साग डार साहब की, लेकिन उस केस को बाद में लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाया गया, रादर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए यूज किया गया। तो हकायक तो सर ऐसे हैं ना सर जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। देखिए मेरा ये बिलीव है कि अगर ये पहले हुआ, नाउ द चेयरमैन हैज टू बी वेरी केयरफुल। ये इस वक्त बहुत अहम ये केसेस उनके पास हैं। आप इतनी करप्शन की है, एक तरफ हम कहते हैं बिलियन ऑफ डॉलर के केसेस हैं, हमने 2 साल में एक पैसे को भी हमने रिकवरी नहीं की है। आप जहाँ भी कहते हैं वो बेल हो जाती है या इन्वेस्टिगेशन भी है। सो चेयरमैन नैब की ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन, द गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एंड इज सुप्रीम कोर्ट जज, कि आप अपनी जहाँ वीकनेस है उसको इम्प्रूव तो करें। देखें जब भी 99 में ये कानून बना था नैब ऑर्डिनेंस, उसके बाद से आज 21 साल हो गए हैं। जब ये बना था उसके बाद से 21 साल में कई खामियाँ होंगी, कई बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। तो आपने अदारे को इम्प्रूव करना होता है, आपने अदारे की इस्लाह करनी होती है, आपने अदारे के कानून को इतना स्ट्रॉन्ग करना होता है कि जो लूप होल्स हैं वो ख़त्म करें, जहाँ कमजोरी है उसको बेहतर करें। ये भी हम नहीं करते हैं। एक चल रहा है चलते जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपकी असेंबली को बैठ के ये डिस्कस करना चाहिए कि कौन सी पावर्स हैं जो कम करनी है, कौन सी पावर में और स्ट्रॉन्ग करना है। फॉर इंस्टेंस आपके देखें नैब का बेसिकली कानून ये था कि आपने पैसा रिकवर करना है।
ब्रिगेडियर हारिस साहब, ये रिकवरी पे मैं ज़रा सवाल करना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले क्योंकि शराजी साहब ने जिक्र किया हुदैबिया का, तो मैं बस बात करता चलूँ अब कि सर हुदैबिया रेफरेंस तो शायद अंजाम तक पहुँच गया। आसिफ सईद खोसा साहब ने पैनामा के फैसले में उसका बाकायदा जिक्र किया था कि इसको भी अब मंजिल तक पहुँचाया जाए, और फिर एक रेफरेंस था अदालत उज़्मा की सतह पे सुना गया और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का फिर उसमें फ़ैसला आ गया, जिसमें उन्होंने जो प्लेंट थी उसको खारिज कर दिया गया था। और वो जो आई थिंक जो बुनियादी उन्होंने उसमें ग्राउंड इस्तेमाल किया था यही था कि टाइम बार्ड था, और आप बार बार इसको एक लटकती हुई तलवार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दैट वाज दी हुदैबिया जजमेंट। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आपने अभी हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ था ना, आप तो जी हाई कोर्ट पे, और फिर उसके ऊपर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फिर उसका फैसला किया, फिर उसके खिलाफ रिव्यू आया, रिव्यू को भी खारिज किया। वो वैसे आप जजमेंट पढ़िएगा शराजी साहब, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आपने अभी रिकवरी की बात की सर, अब एक चीज़ बताइएगा, जो डायरेक्शन है नैब का, अभी शराजी साहब ने भी उस पर टच किया था कि रेफरेंस आने से पहले अक्सर लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है, और फिर जब आप एपेलेट फोरा पे जाते हैं तो अमूमन यही लोग फिर बरी हो जाते हैं। तो क्या कन्विक्शन पर फोकस करना चाहिए मज़ीद, या इसी तरह बेल को जितनी ज़्यादा ताख़ीर कर दी जाए उसी तरह कार्रवाई की जाए, और फिर जो लोग हैं जो कि गिरफ्तार हुए हुए होते हैं उनसे मज़ीद बात करते हुए या इंटेरोगेट करते हुए इन्वेस्टिगेशन को मुस्तहकम बनाया जाए? अक्सर आदमी फिर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे कन्विक्ट नहीं हो पाता। क्या राय रखते हैं? देखिए, इसमें एक तो हमने ये देखना है कि नैब का बनाने का मकसद क्या था। नैब वाज देयर टू रिकवर द लूटेड मनी, द अर्ली द बेटर। इसीलिए एक वॉलंटियर रिटर्न रखा गया। वॉलंटियर रिटर्न वाज द बेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। वॉलंटियर रिटर्न में ये होता था कि जब आपकी इंक्वायरी होती थी, और अगर आप उसको कहते एक्यूज को ये कहते थे कि जब उसको भी समझ आती थी कि यस आई हैव डन इट, और नैब को भी समझ आती थी कि यस ही इज ट्रैप्ड, क्योंकि इन्होंने बाकी करप्शन की है, तो वो ये कहते थे कि आपने ये 2 करोड़ की करप्शन की है, प्लीज़ रिटर्न द मनी एंड हैव अ क्लीन चिट गो। पैसा आ गया हुकूमत पाकिस्तान के बाद। नैब ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट आई थिंक, अब आई कांट से एनीथिंग, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने का ये फ़ायदा हुआ कि अब नुकसान ये हुआ कि अब प्ली बार्गेन रह गई है या रेफरेंस रह गया। प्ली बार्गेन करता है, वो पैसा वापस करता है, इक्वली ही इज कन्विक्टेड, देन 10 साल के लिए सियासत ख़त्म, कारोबार ख़त्म, बैंक लोन ख़त्म, इलेक्शन ख़त्म, एवरीथिंग फिनिश। तो वो कहता है कि मैं ये क्यों करूं, मैं 10 साल केस लड़ता हूँ रेफरेंस का, मैं शायद इक्विट हो जाऊंगा, बाद में देखा जाएगा। तो इनिशियली वो अपने को बचा लेता है। ये नुकसान हो गया। उस वक्त ये चाहिए था कि वॉलंटियर रिटर्न ख़त्म नहीं करते, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल के कह लेते कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है अगर उसने करप्शन किया है, पैसा वापस भी करेगा तो ही विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। ये कर देते। ये हमें, ये नैब को चाहिए कि दोबारा रिव्यू में चले जाते, या गवर्नमेंट रिव्यू में जाती नहीं गई, जिसकी वजह से ये नुकसान हो गया। नाउ इसीलिए ये किया जाता है, अरेस्ट भी कर लेते हैं पहले, कि वो मकसद ये होता था कि आप उसमें इंक्वायरी में जब एक एक्यूज को बता देते थे कि ये होने वाला है, तो वो कहते, जब अरेस्ट होता था डरता था, बेल हो नहीं रही है, अमीर आदमी है, पैसा भी उसने लिया, द मोर योर रिच द मोर योर कवर्ड, तो वो कहता ठीक है जी मैं पैसा देता हूँ, मुझे छोड़ दें। तो द मनी यूज्ड टू कम टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। अब वो बात ही खत्म हो गई। ये मेथड था, बिल्कुल ठीक। क्योंकि सर हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, इसी पर इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए, और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।